हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मीकांत की 8th एडिशन की जो बुक आई है अभी रिसेंटली। उसके अंदर हमें 2 नए चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। 8th एडिशन के अंदर 2 नए चैप्टर्स को इंक्लूड करा हुआ है इस बुक के अंदर लक्ष्मीकांत जी ने। छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने फाउंडेशन कोर्स में जैसा कि हर बार कभी भी कोई लेटेस्ट एडिशन की जो बुक आती है, जो हमारी बेस बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनसे हम वैल्यू एडिशन के लिए लेटेस्ट चैप्टर्स को हमेशा करते हैं। तो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए 8th एडिशन जो कि इस साल 2025 में आई है, इसके अंदर जो 2 नए चैप्टर्स इंक्लूड करे गए हैं उनको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर का दोस्तों नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और दूसरा चैप्टर जो इंक्लूड करा गया है 8th एडिशन के अंदर, उसका नाम है जजमेंट्स एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो चैप्टर है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एडवाइजरी बॉडी। और जो सेकंड चैप्टर जो इंक्लूड करा गया 8th एडिशन के अंदर लक्ष्मीकांत की बुक में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट, जो कि आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपेंड करती हैं। आर्टिकल 21 का जो दायरा है उसको बढ़ाती हैं, उसको बढ़ावा देने का काम करती हैं सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स जो कि पास्ट में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में दोस्तों हम जो शुरुआत करेंगे अपनी, वो पहले चैप्टर से करेंगे जो 8th एडिशन के अंदर है, डैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानते हैं। 8th एडिशन के अंदर ये आपको जो दिखेगा चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 72 के फॉर्म में दिखेगा। उसका नंबर है 72। तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट बुक लेने की कोई नीड नहीं है। आप बस अगर ये लेक्चर यहाँ से कर लोगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट की। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। देखो, इस्टेब्लिशमेंट को समझने के लिए हमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पहले तो एक जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए थोड़ा सा। और बैकग्राउंड भी इस बॉडी का नाम मतलब डिस्कस करते हुए अगर हम इस जगह का डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेटर है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है दोस्तों वो हमारे इंडिया का पार्ट है, लेकिन फिर भी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो अलग है और नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक अलग रीजन है। अब ऐसा नहीं है कि ये बगावत करते हैं यहाँ के लोग या फिर रेस्ट ऑफ द इंडियन से चिढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की शुरू से ही ये कंप्लेंट रही है कि भारत की सरकार के लिए जो उन्नति, तरक्की, देश की डेवलपमेंट, इसका जो मतलब होता है वो सीमित सिर्फ यहीं तक है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल। जब भारत की सरकार, नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स ये टाइम टू टाइम बोलते हुए आए कि जब भारत की सरकार फोकस करती है ऑलराउंड डेवलपमेंट पर, जब उनके लिए परिभाषा निकल कर आती है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम भारत की डेवलपमेंट करेंगे, तो उनके इस डेवलपमेंट के दायरे के अंदर सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल ही पूरा इंडिया जो है वो बन जाता है। वो लोग भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जैसी भी कोई जगह है जहाँ पर उनको ये देखना है, उनको ये समझना है कि ये रीजन जो है इसकी डेवलपमेंट भी मायने रखती है, बिकॉज
द पीपल लिविंग इन दिस रीजन आर इंडियंस ओनली। वो कोई दूर दराज से आए हुए कंट्री से कोई रेफ्यूजीज नहीं है कि दूर दराज से आए हुए कोई माइग्रेंट्स हों या फिर वो आपके देश में बेसिकली राइट्स मांग रहे हो रहने के लिए। वो शुरू से ही इस देश की धरती के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात यहाँ पर क्या होती है, सरकार के लैक ऑफ फोकस की वजह से सरकार ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं करा, यही यहाँ के लोगों की कंप्लेंट है। उसकी वजह से पूरे इंडिया के लोग और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कल्चरली अलग भी हुए हैं। रीसेंट पास्ट में दे हैव अ फीलिंग ऑफ कल्चरल अलूफनेस। दोनों अलग हुए हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द इंडियंस एक साइड कल्चर के मामले में और नॉर्थ ईस्ट का कल्चर एक साइड, जिसकी वजह से फिर कुछ टेंडेंसीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, लाइक रेसिज्म। जैसा कि आप ये चीज़ जानते होगे, नॉर्थ ईस्ट के बड़े सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेल और फीमेल, वो ग्रेजुएशन के टाइम पर दिल्ली जैसे इलाके और इंडिया के अलग कोने जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करने। फॉर एग्जांपल, जब वो दिल्ली आते हैं तो उनका भी सपना होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, या फिर बनारस जाकर वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। देश की जो भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस देश का ही पार्ट है और इस देश के अलग कोने में जाकर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़कर अपनी जो शिक्षा की जो फील्ड है उसके अंदर चार चांद लगाना चाहते हैं। बट उनके साथ होता क्या है, व्हेन दे कम टू प्लेसेस लाइक दिल्ली, ये तो सिर्फ मैं एक की स्टडी बता रहा हूँ आपको, छोटी सी इंडिया की एक स्पेसिफिक पार्ट की, दिल्ली की। दिल्ली में जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स, रेसिज्म उनके साथ होता है, उनको टॉन्ट मारते हुए, ये तो चिंकीज़ हैं, ये तो मोमोज वाले हैं, ये तो चिली मंचूरियन हैं, ये तो चाऊ माऊ है। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर रेसिज्म जो है 21st सेंचुरी के अंदर, वो फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम डिस्क्रिमिनेशन करना तो जानते ही नहीं है। हमारे हिसाब से क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली जाए। हमें ऐसे ही सिखाया गया है या फिर हमने ऐसा सीखा है, और हमें कोई भी इस चीज़ को ये नहीं सिखाता कि ये चीज़ बोलना या फिर ये प्रैक्टिस करना कितनी गलत है। इंडियंस की नज़रों में जिसकी भी आंखें छोटी हैं, जिसका रंग बहुत साफ है, उसकी हाइट छोटी है, इंडियंस के लिए सारे लोग ऐसे लोग चाइनीज़ जापानीज़ होते हैं। फिर चाहे वो हमारे देश के पहाड़ी इलाके से आने वाले लोग हों, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हों, वो उनका एक बायोलॉजिकल आप कह सकते हो कि क्रिएशन है, जैसा कि बाकी लोगों का होता है। अब उनका बायोलॉजिकल क्रिएशन अगर ऐसा है तो उसमें उनकी गलती नहीं है, किसी और की गलती नहीं है, एंड किसी को भी हक नहीं बनता है कि उनको ऐसे ह्यूमिलेट करा जाए। तो ये तो सिर्फ एक भावना हुई कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न्स बाकी इंडियन से अपने आप को कल्चरली अलूफ जो है वो ना तो सिर्फ मानते हैं बल्कि फील भी करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ उनके साथ ऐसी वारदातें होती हैं, प्रैक्टिस करी जाती है। अब चलो ये तो छोड़ो, एक छोटा सा एस्पेक्ट हो गया, इसको तो चलो छोड़ देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट की ये भी कंप्लेंट रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी हमारा जो रीजन है वो वंचित रहा है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया या रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब रेस्ट ऑफ द कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर बड़े सारे हाईवेज बनाए जाते हैं, रोडवेज बनाए जाते हैं, जब सरकार बात करती है लोगों के घरों के बारे में, या फिर सोसाइटी के अंदर शहरों में बड़े सारे जो सोसाइटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जहाँ पर जुड़ी हुई बिल्डिंगों में लंबे लंबे टावर्स एंड फ्लोर्स में लोग रहते हैं, तो उनका ये कहना है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का और लीडर्स का ये कहना है कि हमारा रीजन इन सब चीज़ों से वंचित रहा है।
अब ये हमसे हमेशा के लिए अलग होकर दूर ना हो जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसका फायदा एक पड़ोसी मुल्क जो कि नॉर्थ ईस्ट के साथ चिपका हुआ है वो ना उठा ले, और वो कौन है? दैट इज चाइना। आप चाहे इसको चाइना का डर कह लो या फिर समय पर जागरूकता कह लो, उस जागरूकता के चलते या फिर चाइना के डर के चलते भारत की सरकार एटलीस्ट जागी, स्पेशली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, हु वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बांग्लादेश वॉर जब हमारा, मतलब बांग्लादेश वॉर तो एक नाम दिया जाता है, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश का बर्थ हो रहा था, उस टाइम पर ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो आइडिया है ये लाइमलाइट में आता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड था। अब थोड़ा सा इसका इस्टेब्लिशमेंट समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका जिक्र संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते हुए नहीं करा था। ठीक है, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्ट से बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी जो वर्ड है, मैं आपको पहले भी लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स के अंदर काफ़ी अनेकों बार समझा चुका हूँ। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड नोन एज स्टैच्यूट, और स्टैच्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक्ट, कानून की मदद से बनाई गई हो। तो कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से ये एक बॉडी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और इसका नेचर कैसा है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि इस बॉडी का काम है रिकमेंडेशंस देने का, एडवाइस देने का। एडवाइस को मान ही लिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर इसकी रिकमेंडेशंस को स्वीकार करेगी ही करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के हाथ इन सब चीज़ों को लेकर बंधे हुए नहीं है। केंद्र सरकार मजबूर नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अगर कोई एडवाइजेस दी हैं केंद्र सरकार को या कुछ रिकमेंडेशन सौंपी हैं, तो केंद्र सरकार को बिल्कुल आंख बंद कर कर पत्थर की लकीर मानते हुए उसका पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करा गया था इन द ईयर 1972 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की एक्ट की मदद से ये बनी थी ये बॉडी, इसलिए इसको कहा जा रहा है डेट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और वो जो एक्ट था वो 1971 के अंदर आ गया था। इम्प्लीमेंट जो होना शुरू हुआ था वो 1972 से हुआ था, और उस एक्ट का नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। और अगर आप इस ईयर को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि दिस वॉज द ईयर जब बांग्लादेश वॉर हुआ था, या जिसको हम इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 भी कहते हैं, जिसका आउटकम निकला था कि ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक नई कंट्री बना था जिसको बोला गया था बांग्लादेश। ठीक है, उसी टाइम पर ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो है ये पार्लियामेंट के अंदर आया था। इम्प्लीमेंट होना इसकी जो प्रोविजंस है वो शुरू हुई साल 1972 से, जिसके तहत हमें एक नई काउंसिल मिलती है जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इस काउंसिल के अंदर, जैसा कि नाम से ही आप पहचान सकते हो, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो राज्य हैं वही शामिल करे गए हैं। ठीक है, और वो नंबर में कितने होते हैं? हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, वो हमारे देश में 8 है नंबर में। ठीक है, सबसे पहली अरुणाचल प्रदेश, दूसरी असम, तीसरी मणिपुर, चौथी मेघालय, पांचवी मिजोरम, छठी नागालैंड, सातवीं सिक्किम, एंड 8वां राज्य जो है डैट इज त्रिपुरा। ठीक है, इनको हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर में भी बताया था, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लेक्चर में बताया था, इनको हम लोग 8 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। पहले शुरू में ये 7 सिस्टर स्टेट्स थे, तो 8वां कौन था? बाद में कौन आया? सिक्किम बाद में इंडिया में मर्ज होता है। ठीक है, उसके रूलर की मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी सिक्किम के रूलर की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लेक्चर में,
कि सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एक रीजन था, उसका एक रूलर था जिसका नाम था चोग्याल। चोग्याल ने अप्रोच करा था इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, भारत की सरकार को, कि हमें अपने अंदर मर्ज कर लो, ठीक है, चाहे भले ही आप हमें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे देना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देना, या फिर एक फुली फ्लेजेड स्टेट का दर्जा दे देना, लेकिन हमें चाइना से डर है कि चाइना हमारे रीजन के ऊपर कब्जा कर लेगा, आप अपने देश के अंदर हमको मर्ज कर लो। तो फाइनली सिक्किम की डिमांड को माना गया था, स्वीकार करा गया था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी एंड सिक्किम बिकेम, इनिशियली इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, बाद में ये फुल फ्लेजेड स्टेट का इसको दर्जा दे दिया गया था। जहाँ पर बात होती है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, तो साल 2002 में सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का 8वां सदस्य बनता है, क्योंकि सिक्किम भारत के अंदर ही बहुत लेट मर्ज हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर साल 2002 में डाला गया। इससे पहले जो बाकी 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, दे वर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। जो इसका सेक्रेटेरिएट है, जिसको हम इसका हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, वो मेघालय की कैपिटल शिलोंग में लोकेटेड है। तो इनमें से ये जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनमें से कौन से स्टेट में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? द आंसर इज मेघालय। और मेघालय में कहाँ? मेघालय की कैपिटल शिलोंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर, इसका जो दफ्तर है वो लोकेटेड है, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट भी आप उसको बोल सकते हो। इस काउंसिल को सेटअप क्यों करा गया था, इसका पर्पस क्या था? जैसा कि मैंने आपको इतनी सारी कहानियों से यहाँ पर बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को सेटअप करने का पर्पस यही था कि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए एक बैलेंस डेवलपमेंट सिक्योर कर सकें, ठीक है, और पूरे इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बीच में एक बेटर स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन हो सके। वहाँ पर वो रीजन जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वो बांग्लादेश से चिपका हुआ है, म्यांमार से चिपका हुआ है, पाकिस्तान से चाइना से चिपका हुआ है एंड भूटान से चिपका हुआ है। तो सिक्योरिटी पर्पस से भी वो रीजन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल एंड फ्रेजाइल हो सकता है। तो वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन करना और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, ये भी कुछ कारण बने जिसकी वजह से हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाया। तो साल 2002 में जब अमेंडमेंट करी गई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट की, अभी अमेंडमेंट क्यों करी गई थी? बिकॉज साल 2002 में हमें सिक्किम को इसका सदस्य बनाना था। शुरू में 7 ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भारत के अंदर होते थे, वो सातों के सातों नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स बन गए। सिक्किम बाद में इंडिया में मर्ज हुआ। पहले उसके पास जो स्टेटस था, इट वॉज ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। जब वो एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना, तब भारत की सरकारों को एक नीड फील हुई साल 2002 में कि सिक्किम अब फुल फ्लेजेड स्टेट बन चुका है, और क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है भारत के अंदर, तो हम इसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर शामिल करते हैं। उसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो 1971 था, उसके अंदर फेरबदल करी गई, अमेंडमेंट करी गई, ठीक है, और सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट के साथ इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेंबर बनाया गया। इट बिकेम द 8th मेंबर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो जब ये साल 2002 में अमेंडमेंट हुई ना इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 की, तो काउंसिल हैज़ बीन मेड द रीजनल प्लानिंग बॉडी, के पूरे रीजन के लिए, कौन से रीजन की यहाँ पर बात हो रही है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये एक प्लानिंग की तरह काम करेगी, ये वाली बॉडी, ये वाली काउंसिल, फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर हम बात करें, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये जो है बॉडी, चाहे भले ही इसका नेचर एडवाइजरी बॉडी का है, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको डोनर कहा जाता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफ, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट और आर से रीजन। तो वो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है।
यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? बताओ। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में। इसके अंदर होता कौन कौन है और कौन चुनता है उन लोगों को, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर हमें कुछ सदस्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है नंबर के अंदर, ये कितनी है? ये 8 हैं। इन सभी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर्स हैं, वो इसके मेंबर हैं। अपार्ट फ्रॉम गवर्नर्स, इन सभी 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोविज़न डाली गई है इस काउंसिल को बनाते हुए। जब ये एक्ट आया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, इसके अंदर एक प्रोविज़न पहले से डाल दी गई थी कि अगर इनमें से कोई जो मेंबर है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, कोई जो स्टेट है मेंबर, या वो हो सकता है कि वो स्टेट ना हो के यूनियन टेरिटरी हो, और हो सकता है कि उस यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शंस भी ना होते हों, वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आप जानते हो कि भारत के अंदर दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है कि यहाँ पर आपको जो विधानसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन भारत के अंदर सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास अपना खुद का ये सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, विधानसभा का, विधान परिषद का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? सभी के पास नहीं है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनके पास अपना खुद का विधानसभा या चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रोविज़न ये डाली गई है कि जो सभी के सभी 8 जो राज्य यहाँ पर हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो मेंबर हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 8 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, उन सभी के राज्यपाल और सीएम दोनों मेंबर होंगे इस काउंसिल के। लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी है कि मान लो इन 8 राज्यों में से कोई एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है यानी कि फिर वहाँ पर सीएम भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? इस केस में क्या है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्सन को, कहीं से भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। कहीं से भी मतलब चाहे वो आम नागरिक हो या कोई एक पर्सन हो जो कि सरकार के साथ जुड़ा हो, किसी अन्य राज्य का हो, किसी भी ऐसे पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि उस स्टेट को रिप्रेजेंट करे उस काउंसिल के अंदर। लेकिन अगर उस स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑब्वियस ही बात है रैंडम किसी पर्सन को तो उठाकर लाएंगे नहीं। अगर ये असम, मेघालय, मणिपुर की बात है तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका से तो उठा के लाएंगे नहीं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो वहीं का होना चाहिए ताकि वो वहाँ की सारी इकॉनमी को, जोग्राफी को, कल्चर को, लोगों को समझ सके और वो पर्सन समझता भी हो, तभी तो वो लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तभी तो इस काउंसिल के अंदर उसकी जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो रिकॉग्नाइज करी जाएगी। तो भारत के प्रेसिडेंट के ऊपर वैसे कोई बंदिशें नहीं। अगर ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका से भी लेकर आना चाहें तो ला सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर किसी एक स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पर सीएम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने, भारत के राष्ट्रपति ने नॉमिनेट करा है, वो क्या करेगा? पर्सन वो रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट को जिस स्टेट के लिए प्रेसिडेंट ने उसको नॉमिनेट करा है इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और तब तक रिप्रेजेंट करता रहेगा वो पर्सन उस स्टेट को जब तक उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ नहीं जाते हैं, जब तक सीएम का फंडा या विधानसभा का पूरा फंडा क्रिएट नहीं हो जाता है, जब तक उस राज्य के पास अपने खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों ना हो जाए, ठीक है? इसके अलावा 3 मेंबर जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट भी करते हैं इस काउंसिल के अंदर। ये वाली नॉमिनेशन अलग है दोस्तों, याद रखना। ये जो 3 मेंबर की बात हो रही है और यहाँ पर किसी एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिसको भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के अंदर दोनों प्रकार की जो नॉमिनेशन है वो अलग है। यहाँ पर क्योंकि एक जो एक्सेप्शन वाला रूल है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है इस पॉइंट नंबर 2 में, कि मान लो कोई ऐसा राज्य है
जैसे सिक्किम को ही देख लो आप। सिक्किम शुरू में क्या था कि वो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी था। उसके पास वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, विधानसभा का, विधान परिषद का, ये कुछ भी नहीं था सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम, मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट, ये कुछ भी नहीं था। वो तो खैर आगे की बात है कि सिक्किम जो है उसको फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिल गया और वहाँ पर फिर इलेक्शंस वगैरह की जो पूरी प्रक्रिया वो शुरू हो गई। लेकिन मान लो कि सिक्किम या कोई भी अन्य स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी के अंदर आता है, चाहे वो फिर स्टेट होता है या यूटी होता है, और वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई फंडा ही नहीं होता, उस केस में भारत के राष्ट्रपति किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को उस राज्य से या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश से, उस यूनियन टेरिटरी से नॉमिनेट कर सकते थे कि आओ तुम अपनी स्टेट को, अपनी यूनियन टेरिटरी को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंट करो। और तब तक भाई साहब आप रिप्रेजेंट करते रहना जब तक आपके राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सीएम का कॉन्सेप्ट, विधानसभा का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर तरीके से इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन ये एक्सेप्शन वाले रूल को अगर हटाकर हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करें तो 3 मेंबर जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट भी करे जाते हैं इस काउंसिल के अंदर। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर। ये सभी 8 राज्यों के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो 3 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करते हैं। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ज़रूरी है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर जो कीवर्ड है डेट इज मे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इफ़ डीम्ड नेसेसरी। अगर उनको सही लगता है या फिर ज़रूरत फील होती है, महसूस होती है, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी एक यूनियन मिनिस्टर को कि आप आकर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर बन जाओ अगर ज़रूरत लगती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये प्रेसिडेंट की मनमर्जी के ऊपर है, अगर ज़रूरत लगे तो। ये ऐसा पॉइंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ मस्ट कंडीशन कि राष्ट्रपति को ये वाला काम करना ही पड़ेगा। एक केंद्र मंत्री को उनको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेंबर बनाना ही पड़ेगा। वो बना सकते हैं अगर राष्ट्रपति की नज़रों में खुद उनको ज़रूरत महसूस होती हो तो, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति का एक जो दायित्व है, जो कर्तव्य है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, वो ये भी है कि जब ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पूरी रेडी हो जाती है तो उसके चेयरमैन को भी भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। इसको भी जो नॉमिनेट करने का, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन को नॉमिनेट करने का काम होता है, वो भारत के राष्ट्रपति के कंधों पे ही होता है, ये जिम्मेदारी भी। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, अगेन यहाँ पर कीवर्ड आ गया मे, इफ डीम्ड नेसेसरी। अब ये दोस्तों जो ऐसे पॉइंट होते हैं ना, मे, इफ डीम्ड नेसेसरी, तो अगर एग्जामिनर को प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो वो जो है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6 को पकड़ के कुछ फेरबदल करेगा स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको ट्रैप करने की कोशिश करी जाएगी। मान लो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और अगर आप खुद एक एग्जामिनर हो तो आप क्यों चाहोगे कि सारे उस क्वेश्चन को ठीक कर सकें? बिकॉज प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ फाइटिंग बिटवीन अ सीरियस कैंडिडेट जिसको यूपीएससी बाहर फेंकना चाहता है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं सीनियर मेंबर्स ने कि मेंस इस साल इतना ही बच्चा लिखेगा। प्रीलिम्स में जो भेड़ बकरियों की भीड़ चली आ रही है, जो अपने आप को बहुत चतुर, चालाक और ऐसा समझ रहे कि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हमारा प्रीलिम्स तो पहले भी हो गया था, ऐसे लोगों को बाहर करना है। और कैंडिडेट ये चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट, कि नहीं हम तो मेंस लिख कर ही रहेंगे इस साल। तो जब उनको ऐसे किसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम करना होता है यूपीएससी वालों को, तो हमेशा वो एक ऊट पटांग सी जो स्टेटमेंट होती है जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल कर आती है, हमेशा उसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी कर कर एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो कि आप एग्जामिनर होते या एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 5 का जो फ्लो है वो काफ़ी ईजी है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। ये जो 4 और 6 पॉइंट नंबर है, यहाँ पर कीवर्ड्स हैं कि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा करना नहीं पड़ेगा। अगर उनको लगता है
तो वो ऐसा करेंगे। तो ये जो मे एंड इफ डीम्ड नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और इसी को लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर सही लगता है तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी अन्य मेंबर को भी, ठीक है, जो कि काउंसिल का ही होगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का कोई मेंबर है, उसको नॉमिनेट कर दिया भारत के राष्ट्रपति ने। क्यों कर दिया? टू एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। यानी कि पॉइंट नंबर 6 हमें ये बता रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वाइस चेयरमैन की पोस्ट होती है, क्या ये मस्ट है? आंसर इज नो। लेकिन क्या चेयरमैन की पोस्ट होती है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में? क्या ये मस्ट है? द आंसर इज यस। क्या चेयरमैन को नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं? यस। क्या वाइस चेयरमैन को भी नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं? यस। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कैसे होगा, या वाइस जो चेयरमैन अगर आप उनको कहो तो वो नॉमिनेट कैसे होंगे? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में से किसी भी अन्य मेंबर को, अब यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कैन नॉमिनेट अनदर मेंबर। अब अनदर मेंबर ऑब्वियसली बात है, चेयरमैन को उठाकर तो वाइस चेयरमैन नहीं बना देंगे ना, वो चेयरमैन के अलावा कोई और सदस्य होना चाहिए जिसको भारत के राष्ट्रपति चुनेंगे, नॉमिनेट करेंगे, और वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में से ही होना चाहिए। और वो पर्सन को निर्धारित करा जाएगा कि आपको वाइस चेयरमैन बनकर काम करना है इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। तो जुलाई 2018 से क्या सिलसिला चला आ रहा है इस मिनिस्ट्री ऑफ डोनर को लेकर और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को लेकर, कि जो हमारे केंद्र गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं एंड मिनिस्टर इन चार्ज हमने उनको बनाया हुआ है भारत की सरकार ने ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं और मिनिस्टर इन चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के, और वही एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन की तरह सर्व करते हैं ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। चेयरमैन अलग हैं, लेकिन जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनको उनका जो पद निर्धारित करा हुआ है हमने, भारत की सरकार ने साल 2018 से जुलाई के महीने से, वो ऐसा है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो केंद्र गृह मंत्री हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे एंड मिनिस्टर इन चार्ज होंगे, ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, और वो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, जो केंद्र गृह मंत्री हैं, वो एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होंगे ऑफ द काउंसिल। ये वाली बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जब हमारे देश में हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट के अपर हाउस के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, और अपर हाउस कौन सा है हमारे पार्लियामेंट का? दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? उसको हम कहते हैं चेयरमैन, ठीक है। और चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? ये जो पर्सन है जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर सर्व कर रहा है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तभी तो हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। और जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या वो रेजिग्नेशन दे दें, या प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है कुछ टाइम के लिए जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तब उनके पद को कौन संभालता है, उनका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? वो भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये समझ रहे हो ये पर्सन कितने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। सिमिलरली जो यूनियन होम मिनिस्टर है, वैसे तो उनका जो पूरा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होम मिनिस्ट्री के मैटर्स को संभालने के लिए, तो इसलिए वो वैसे तो केंद्र गृह मंत्री हैं, लेकिन साल 2018 से आप इसको चाहे कन्वेंशन कह लो या टेम्पररी रूल कह लो, ये एक सिलसिला चला आ रहा है साल 2018 से विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ डोनर कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और मिनिस्टर इन चार्ज हैं, ठीक है। किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के। और वो जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और मिनिस्टर इन चार्ज तो है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन है। यानी कि साल 2018 से, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, इसका मीनिंग पूरी लाइन का ये निकल कर आता है
कि केंद्र गृह मंत्री अगर कोई भी हमारे देश में होगा, हमारे देश में कोई भी गृह मंत्री होगा जो कि केंद्र लेवल पर होगा, सेंट्रल लेवल पर होगा, ऑटोमेटिकली वो इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो उसका वाइस चेयरमैन बन जाएगा, वो केंद्र गृह मंत्री। सिंपल है इसका मीनिंग को समझना, ठीक है। और ये वाली बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यहां पर ये चीज दे रखी है कि ही इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन, ठीक है, एंड मिनिस्टर इन चार्ज, लेकिन वो चीज दे रखी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। और जब कोई मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जब ये वाली बात तो क्लियर हो ही गई है कि जब कोई एक्स ऑफिसो चेयरमैन और मिनिस्टर इन चार्ज है और वो हमेशा 2018 से यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं, तो यूनियन होम मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के एक्स ऑफिसो चेयरमैन और मिनिस्टर इन चार्ज के अलावा एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ही और शी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसियो वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। और इनका नॉमिनेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वाइस चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कोई ना कोई होगा ही होगा, बिकॉज 6 पॉइंट के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हो कि अगर हम काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें, इस 6 पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अगर उनको ठीक लगता है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी एक अन्य सदस्य को जो कि काउंसिल से ही जुड़ा हो कि आप एक्ट करो एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब ये जो प्रक्रिया साल 2018 से हो रही है, ये कन्वेंशन के तहत हो रही है, ये कोई पत्थर की लकीर पर लिखा गया कोई रूल नहीं है कि जो केंद्र गृह मंत्री हैं वो ऐसी पोस्ट पर सर्व करेंगे या ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड या फिर हमेशा इनके लिए ही ये वाली सीट रिजर्व्ड है। ऐसा हो रहा है तो वो एक कन्वेंशन के तौर पर हो रहा है, ठीक है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।